नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। जहां न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है। और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर चाहे वो खबर देश की हो या फिर दुनिया की, राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की, या फिर हो आम आदमी से जुड़ी हुई। और खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइंस पर। और टॉप लाइन्स की सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें जो है पश्चिम बंगाल से, जहां पर शुभेंदु सरकार बन चुकी है, जो आते ही सत्ता में जैसे ही आई है तब से लगातार एक के बाद एक बड़े कदम इस समय उठाए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं और सीधे तौर पर अब बुलडोजर वार भी वहां पर नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। बताएंगे आपको, साथ ही तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी पश्चिम बंगाल से ही है, क्योंकि बंगाल में बलि अब क्योंकि पाबंदियां इस पर लागू हो चुकी हैं। क्या कुछ है ये नियम कि अगर आप किसी भी जानवर की बलि देते हैं तो क्या कुछ नियम कहते हैं, इसके लिए क्या पूरी जो नियम निर्देश है वो है, बताएंगे आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां उत्तर प्रदेश का पूरे देश में इस समय डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। कैसे ये डंका बज रहा है और क्यों बताया जा रहा है कि यूपी नंबर 1 है, किस क्षेत्र में है और कौन सा अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला है, बताएंगे इसके बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो चौथी प्रमुख खबर वो है आपकी सुरक्षा से जुड़ी हुई। वीएलटीडी अगर वाहन में नहीं है, कैब, बसेस या ऑटो में अगर वीएलटीडी नहीं है तो परमिट नहीं दिया जाएगा। अब ये वीएलटीडी क्या है और क्यों ये आपकी सुरक्षा के लिए काफी मायने रखता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको ध्यान में रखते हुए क्यों इसको लागू करने के निर्देश दिए हैं वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। दरअसल हाल ही में कोलकाता में एक तस्वीर सामने आई जिसने पूरे बंगाल की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था को हिला दिया। तिलजरा की उस इमारत में लगी आग ने सिर्फ 2 लोगों की जान नहीं ली बल्कि अवैध निर्माण, भ्रष्टाचार और लापरवाही के उस काले सच को भी उजागर कर दिया जो सालों से सिस्टम की आंखों के सामने पल रहा था, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अब तस्वीर बदलती नजर भी आ रही है, क्योंकि बंगाल में नई सरकार इस समय एक्शन मोड में है और संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर निर्माण अवैध है तो बुलडोजर चलेगा और जरूर चलेगा। और उसी अवैध ढांचे पर सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। इस कार्रवाई के दौरान मंत्री अग्निमित्रा पॉल वहां खुद मौके पर पहुंची और साफ कहा कि अगर एनओसी नहीं है, वैध कागज अगर नहीं है तो फिर इमारत खड़ी करने का भी कोई हक नहीं है। इससे यह जरूर नजर आ रहा है कि बंगाल में शुरू हो चुका है बुलडोजर बाबा का नया अध्याय, बुलडोजर वाला। और जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं शुभेंदु सरकार का बुलडोजर एक्शन। तो शुभेंदु सरकार का ये बुलडोजर एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है, जो हम तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसके बाद में इस हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो लिया था, जिसके बाद 3 लोग घायल हुए थे इस पूरे हादसे में। आवासीय बिल्डिंग में ये फैक्ट्री चल रही थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई इस समय की जा रही है। इस हादसे के बाद में अवैध मकान को गिराने का आदेश दिया गया। कोलकाता के तिलजला का ये पूरा मामला सामने आया था और ये हादसा जब हुआ, उस हादसे के बाद पता चला कि इस मकान में अंदर फैक्ट्री चल रही है। जब वहां अचानक आग लगी थी तो 2 लोगों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और 3 लोग इसमें घायल हुए थे। आवासीय बिल्डिंग में ये पूरी फैक्ट्री चल रही थी और हादसे के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार अब कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और ये बुलडोजर एक्शन, कोलकाता के तिलजला का ये पूरा मामला सामने आया था। अवैध बिल्डिंग अब जमींदोज हो चुकी है और जब ये पूरी कार्रवाई की जा रही थी तो उस दौरान जो मंत्री है अग्निमित्रा पॉल वो भी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपके पास में एनओसी नहीं है तो बिल्डिंग रहने का भी कोई अधिकार नहीं है और एक्शन जरूर होगा। इसके साथ ही ये 5 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं बंगाल में किस तरीके से बुलडोजर प्रहार है। अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई, जहां अवैध मकान को ध्वस्त किया गया क्योंकि इसके अंदर जो रहने वाली जगह है वहां पर फैक्ट्री चलाई जा रही थी, तो ऐसे में अवैध मकान पर कार्रवाई। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जहां हथौड़ा भी चला है। तीसरी तस्वीर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। कड़ी सुरक्षा के बीच में ये कार्रवाई की गई और इस दौरान वहां मौके पर
अग्निमित्रा पॉल जो कि मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार में, वो भी वहां पर पहुंचती हैं, क्योंकि जब इस तरीके का माहौल बना तो उन्होंने साफ संदेश दिया कि अगर एनओसी नहीं है और वैध दस्तावेज अगर आपके पास में नहीं है तो इस बिल्डिंग के रहने का भी कोई अधिकार नहीं है और इस पर एक्शन होगा ही होगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अवैध निर्माण है तो बुलडोजर चलेगा। आपको सुनाते हैं। फायर गाड़ी भी, ब्रिगेड गाड़ी भी नहीं घुसेगा, तो आप परमिशन कैसे दिया? ये 5 तला मकान का कितना पैसा लिए मेयर साहब और दूसरे टीएमसी के आधिकारिक, विधायक, सांसद? पूरे पश्चिम बंगाल में हम लोग नोटिस भेज रहे, जो इलीगल मकान है उसको नोटिस भेजा जा रहा है। बुलडोजर जैसे दूसरे राज्य में बिकता है, यहाँ पर भी मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन वो इतना साल यूज नहीं हुआ है। अभी शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में बुलडोजर भी यूज होगा अगर दरकार होगा तो सीधे तौर पर हाल ही में शुभेंदु सरकार वहां पर आई है। इससे पहले टीएमसी सरकार वहां पर चल रही थी लगातार 3 बार से, और जब से टीएमसी वहां पर थी तब से कई सारे भ्रष्टाचार के मामले कहीं ना कहीं सामने आए, और उसी में से एक और ये मामला। अब ऐसे में सत्ता परिवर्तन पश्चिम बंगाल में हो चुका है और अब एक के बाद एक एक्शन शुभेंदु सरकार लेती हुई नजर आ रही है, जिसमें ये जीता जागता उदाहरण है कि किस तरीके से अवैध निर्माण के खिलाफ ये बुलडोजर गरजता हुआ नजर आया। और अग्निमित्रा पॉल जो कि मंत्री हैं वो खुद वहां पर मौजूद रही। उन्होंने साफ संदेश कहा कि अगर बिल्डिंग के खिलाफ अगर आपके पास में एनओसी नहीं है, कोई वैध दस्तावेज नहीं है, तो उस बिल्डिंग पर कार्रवाई जरूर होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सौरभ, सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन के बाद अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है, और तिलजला में जो हादसा हुआ, जो आग लगी, उसके बाद में ये पता चला कि वो आवासीय फ्लैट थे वहां पर, लेकिन उस जगह पर किस तरीके से फैक्ट्री चलाई जा रही थी अवैध तरीके से। कृतिका, ये जो बिल्डिंग था, ये जो बिल्डिंग था, ये था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको गिराया जा रहा है। तो इसमें 8 लाइसेंस था। एक बिल्डिंग रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ग्राउंड फ्लोर में, वहां पे एक लेदर फैक्ट्री था, और इस दो पास जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग दो बिल्डिंग 5-5 मंजिला करके बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, और इन 2 बिल्डिंग के ना कोई फायर लाइसेंस है, नॉर्म्स जो फायर लाइसेंस है वो भी नॉर्म्स मान के नहीं हुआ, जो बिल्डिंग खड़ा किया गया वो भी नॉर्म्स मान के नहीं हुआ जी। जो रास्ता है एकदम बहुत नैरो लेन है, लेकिन फिर 2 आदमी भी वहां पर जा नहीं सकते, और उसी जगह पर इतनी बड़ी बिल्डिंग। तो ये जो सवाल उठ रहा है कि यहाँ पे 2 लोगों का मौत हो गया, 5 लोग अभी भी जूझ रहे हैं मौत से। तो ऐसे हालत में तो सरकार का कहना है कि जहां जहां ऐसे अवैध निर्माण देखा जाएगा वहां पे बुलडोजर चलेगा, क्योंकि ये बुलडोजर किसी के घर तोड़ने का लिए नहीं, ये सुशासन का बुलडोजर है, ये लॉ एंड ऑर्डर का बुलडोजर है, ये पश्चिम बंगाल की कानूनी व्यवस्था का सुधारने का बुलडोजर है। और हालांकि इस बुलडोजर से ममता बनर्जी को ऐतराज है, क्योंकि आज भी वो हाईकोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट की तरह एडवोकेट के वेश में गई थी, और वहां पर जाकर उन्होंने ये मेंशन किया है, प्रधान विचारपति की जो चीफ जस्टिस के जो कोर्ट चल रहा था, कि यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। लेकिन ये बुलडोजर क्यों चल रहा है ये उन्होंने नहीं बताया। जो भाजपा के मंत्री है उनका कहना है कि जहां जहां ऐसे अवैध काम देखे जाएंगे, जो पिछली 15 वर्ष की सरकार जो नहीं देखी, विशेष समुदाय की वोट बैंक के लिए नहीं देखी, तुष्टीकरण के राजनीति के लिए नहीं देखी, अब वहां पर भी नजर पड़ेगा, सरकार का नजर पड़ेगा। जैसे एक आम आदमी रह रहे हैं कानून व्यवस्था के दायरे में, हर व्यक्ति को उस दायरे में रहना होगा, ये उसका शुरुआत है, ऐसा भाजपा सरकार का कहना है। चलिए सौरभ, आपके पास वापस आएंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल से एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर भी आपसे ताजा जानकारी लेंगे, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो पश्चिम बंगाल से एक और खबर, जहां पश्चिम बंगाल में जहां एक और बुलडोजर एक्शन जो हमने आपको दिखाया, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति में एक नया अध्याय भी इस समय लिखा जा रहा है, और इस बार मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि आस्था, कानून और व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। जी हां, राज्य में नई सरकार बनने के बाद में एक के बाद एक बड़े फैसले से लेकर सरकार साफ संदेश दे रही है कि अब बंगाल में कानून चलेगा और नियमों में से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। और इसी कड़ी में अब पशु बलि और गोवध को लेकर बड़ा फैसला शुभेंदु सरकार ने लिया। सरकार ने अंधाधुंध पशु वध पर
सख्त रोक लगाने का आदेश दिया और इस दिशा में बड़ा कदम उठाया। और अब बिना सरकारी प्रमाण पत्र के गाय, बैल, सांड, भैंस और बछड़ों की बलि या हत्या बिल्कुल नहीं की जा सकेगी। यानी अब मनमानी कतई नहीं चलेगी, बल्कि हर प्रक्रिया तय नियम और सरकारी निगरानी के तहत होगी। अब आखिर क्या है ये नियम और क्या है सरकार का संदेश, बताएंगे आपको, साथ ही सहयोगी से भी जानेंगे अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं अब पशु बलि और नहीं। तो पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद एक और बड़ा फैसला है, जहां अब पशु बलि को लेकर के नए नियम और दिशा निर्देश जारी किए गए। बंगाल में अंधाधुंध जो पशु वध हो रहा था उस पर यह रोक लगाई गई है। सरकारी प्रमाण पत्र अब जरूरी होगा। राज्य सरकार की नई पाबंदियां जो है वो इस समय लागू कर दी गई हैं। इसके साथ ही गौ हत्या रोकने की दिशा में भी बड़ा कदम इस समय उठाया गया है, जिसमें पशु की, अगर किसी भी पशु की आप बलि दे रहे हैं तो उससे पहले आपको सरकार की तरफ से इजाजत लेनी होगी। सरकारी प्रमाण पत्र जरूरी है जब भी आप किसी पशु की बलि दे रहे हैं। बिना प्रमाण पत्र के गौ वंश की हत्या भी पूरी तरह से समय बैन कर दी गई है। और सार्वजनिक जगहों पर सीधे तौर पर हम देखें तो जो पशु बलि है वो नहीं होगी। गाय, बैल, सांड, भैंस, बछड़ों की बलि अब नहीं ली जाएगी। लेकिन इसके साथ ही आखिर ये प्रमाण पत्र जिसका हम लगातार बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, आखिर ये कब जारी किया जाएगा? अधिकारियों की जो संयुक्त लिखित सहमति है वो आपको जरूरी होगी। निरीक्षण के बाद में ही ये प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा पशु के लिए कि उसकी बलि दी जाए या नहीं। नगर पालिका के चेयरमैन, पंचायत समिति के अध्यक्ष, इसके साथ ही सरकारी पशु चिकित्सक को निरीक्षण का पूरा हक है और उन तीनों की तरफ से ही ये जो सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण पत्र है वो जारी किया जाएगा। और निरीक्षण से रोका नहीं जा सकता इनको। आवेदनकर्ता को 14 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। जो आप जिस जानवर की आप बलि दे रहे हैं उसकी उम्र 14 साल की जरूर होनी चाहिए। ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता जुड़ गए। सौरभ, सीधे तौर पर पशु बलि को लेकर जो कि कई तरीके के मामले पश्चिम बंगाल से सामने आए, उसको लेकर बड़ा एक्शन लिया गया, आदेश दे दिया गया। और ऐसे में अगर इसके खिलाफ कोई भी जाता है तो उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ सख्त सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है। सौरभ, कृतिका, देखिए ये सब कानून पहले से था, लेकिन उसको कार्यकर नहीं किया गया, उसको एक्टिवेट नहीं किया गया। 2018 साल में कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ तरीके से ये गाइडलाइन, ये एसओपी तैयार कर दिया था, जिसके तहत ये नियम बना। लेकिन 2018 फिर 2023 में एक रिमाइंडर हुआ, फिर भी ये चलता रहा। लेकिन आज जब भाजपा की सरकार आ रहे हैं, भाजपा की सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जो कानून पहले से था वो सारे कानून बलवत कर रहे हैं, वो सारे कानून लागू कर रहे हैं। क्योंकि बार बार यहाँ पे जो तुष्टीकरण का राजनीति चला है बंगाल में, जिसके खिलाफ ये मैंडेट है। अगर ये मैंडेट विकास के पक्ष में है, अगर ये मैंडेट घोटाले के खिलाफ है, अगर ये मैंडेट घुसपैठिया के खिलाफ है, तो ये मैंडेट उतना ही तुष्टीकरण के खिलाफ भी है। तो इसी के चलते आप देख सकते हैं कि एक तरफ जब आलू सब्जी जो है वो जो दूसरे राज्य में जब उसको भेजा जाने से रोका गया था, उसके ऊपर भी बैन जब उठ रहा है, तो दूसरी तरफ जो खुली रास्ते पर जिस तरह से अवैध पशुओं का बलि दिया जाता था, उस पे भी कानून बलवत किया गया है। और साथ ही साथ कहा गया है कि ये आज से ये मतलब एक सिर्फ आपको पेन और पेपर में दिया गया नियम नहीं है, ये सच में लागू करना पड़ेगा। और बुलडोजर से लेकर आप देख सकते हैं जिस बुलडोजर जैसे अवैध निर्माण के ऊपर जैसे बुलडोजर चला है, वैसे ही सरकार का लाठी, कानून का लाठी हर उस कदम पर चलेगा जहां पर तुष्टीकरण का राजनीति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां कभी विकास की दौड़ में पीछे माना जाने वाला उत्तर प्रदेश आज इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। कभी चुनौतियों की वजह से चर्चा में रहने वाला यूपी आज एक्सप्रेसवे, निवेश और लॉजिस्टिक क्रांति की वजह से सुर्खियों में है। जी हां, एक्सप्रेसवे, फ्रंट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स पार्क और वेयर हाउसिंग का विशाल नेटवर्क इस नए उत्तर प्रदेश की आज पहचान बन चुका है। और अब इस बदलते यूपी मॉडल पर पूरे देश ने भी मोहर लगा दी है। दरअसल लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने वो मुकाम हासिल किया है जिसने देश भर में योगी मॉडल का डंका बजा दिया।
लीड्स 2025 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को मिला है सर्वोच्च एग्जाम्पलर अवार्ड। जी हां, यानी देश का सर्वश्रेष्ठ लॉजिस्टिक्स राज्य बनने का ये गौरव। और अब ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, बल्कि उस विजन की जीत है जिसने उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर पावर हाउस बनाने का सपना देखा और उसे जमीन पर उतार कर भी दिखाया। जानेंगे अपने सहयोगी विकास से, उससे पहले आपको दिखाते हैं लॉजिस्टिक्स में यूपी नंबर 1। तो जी हां, यूपी का जो है वो देश में डंका बज रहा है। लॉजिस्टिक्स में यूपी इस समय नंबर 1 है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ये बड़ी उपलब्धि जो है वो उत्तर प्रदेश ने हासिल की और देश का सर्वश्रेष्ठ लॉजिस्टिक्स राज्य इस वक्त उत्तर प्रदेश बन चुका है। क्योंकि इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो लीड्स 2025 रैंकिंग में एग्जाम्पलर अवार्ड उस वक्त उत्तर प्रदेश को मिल चुका है। लैंडलॉक्ड राज्यों में नंबर 1 इस समय उत्तर प्रदेश बन रहा है और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मानित किया है उत्तर प्रदेश को। और साथ ही सीधे तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये बड़ा बदलाव दिखा, नीतिगत सुधारों का सीधे तौर पर ये असर अब ग्राउंड जीरो पर भी नजर आ रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जो सफलता मिली है वो कहीं ना कहीं इस अवार्ड के पीछे है और लगातार 3 साल अचीवर रहा है उत्तर प्रदेश और इस साल उत्तर प्रदेश ने ये शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश लॉजिस्टिक्स में नंबर 1 बन चुका है इस वक्त और किस तरीके से पावर हाउस उत्तर प्रदेश इस वक्त बन रहा है लॉजिस्टिक्स का वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि जो देश की ग्रोथ इंजन की अगर हम बात करें तो देश के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी उभर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में मजबूत बढ़त उत्तर प्रदेश की है। तेजी से विकसित हो रहे लॉजिस्टिक पार्क जिसकी तस्वीर और बानगिया हम लगातार देख रहे हैं और खासतौर पर अगर हम देखें तो जो वेयर हाउस है और जो ग्रामीण गोदाम है उनका भी लगातार विस्तार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार तेजी आ रही है और ये दिखा रही है कि जो सपना पहले देखा गया था वो किस तरीके से धरातल पर अब पूरा किया जा रहा है। निजी निवेश और पीपीपी मॉडल को सीधे तौर पर बढ़ावा इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर है और एक्सप्रेसवे के पास बन रहे लॉजिस्टिक्स हब, बड़े बड़े लॉजिस्टिक हब एक्सप्रेसवे के आसपास बन रहे हैं। फ्रेट कॉरिडोर से कनेक्टिविटी जो है वो भी और मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो लॉजिस्टिक्स पावर हाउस इस वक्त उत्तर प्रदेश बन रहा है और यूपी जो कि देश का अगर हम देखें तो सबसे बड़े राज्य के तौर पर भी जाना जाता है और अर्थव्यवस्था में भी अपना अच्छा खासा योगदान देता है देश की और वो इस समय नंबर 1 बन चुका है लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों का असर अब धरातल पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक्सप्रेसवे के किनारे जो विकसित होते लॉजिस्टिक हब, तेजी से बढ़ते वेयर हाउस और अब ये अवार्ड कहीं ना कहीं यूपी को देश की नई आर्थिक ताकत बन रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एग्जाम्पलर बनना अपने आप में बड़ी बात है लॉजिस्टिक में और ख़ास तौर से जब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा योगदान अगर कहें जो वेयर हाउस और लॉजिस्टिक नीति 2022 वह जब निर्धारित हुई और उसके बाद जिस तरीके से काम किया गया, सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में को एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाया गया। आज के समय पूरे देश में एक्सप्रेसवे का 60% उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे है। इसके साथ एयर कनेक्टिविटी बेहतर की गई, यहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, इसके साथ साथ जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन सब चीजों को लेकर जो काम किया गया धरातल पे और जो नीतियां बनाई गई, नीतियों का सरलीकरण किया गया और खास तौर से जो निजी निवेश और पीपीपी मॉडल पर जो काम किए गए हैं उसी का यहाँ पर नतीजा ये रहा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे वेयर हाउस हो, चाहे कोल्ड स्टोर हो, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, यहाँ पर फ्रेट कॉरिडोर भी अलग से बनाया गया है। तो जो सामान का आवागमन है, जो उसकी जो यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है और जो एक सप्लाई चेन बनाई गई है वो अपने आप में पूरे देश में देखने योग्य बन गई है और यही कारण रहा है कि उत्तर प्रदेश आज सर्वोच्च बन गया है लॉजिस्टिक में और लॉजिस्टिक नीति को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर हब बनाए गए। हमने देखा नोएडा के आसपास जिस तरीके से काम किया गया, सरकार ने वहाँ पर इंडस्ट्री ग्रोथ करने के लिए जो जमीनें अलॉटमेंट की और साथ साथ जितने भी एक्सप्रेसवे हैं आसपास के पूरे क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर वहाँ पर जिस तरीके से काम किया गया, चाहे वो गोरखपुर में हो, चाहे वो बुंदेलखंड में हो, चाहे वो हरदोई के आसपास के इलाके में हो, इन सभी जगहों पर अलग से जो कनेक्टिविटी
बेहतर की गई और जो सपोर्ट किया गया, सामान को सुरक्षित रखने का जो वेयर हाउस बनाया गया, जो कोल्ड चेन बनाई गई, उन्हीं सब का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश एग्जाम्पलर के बन गया है। और खासतौर से सबसे बड़ी बात यह है कि अन्य राज्य अब इसका जब उदाहरण लेंगे तो उन नीतियों को भी अडॉप्ट करेंगे जो यहाँ पर सरलीकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो विजन रखा था, जिससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चरितार्थ किया जमीन पर। आज की डेट में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में निवेशक आ रहे हैं और खासतौर से अब जब उत्तर प्रदेश लॉजिस्टिक में एग्जाम्पलर बन गया है तो कहीं ना कहीं अन्य राज्यों के लिए भी एक बड़ा उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से बड़ा है। उत्तर प्रदेश की पहचान आप एक समय देख सकते थे कितना पिछड़ा हुआ करता था, न यहाँ पे रोड अच्छी रहती थी, न यहाँ पर बिजली अच्छी रहती थी, तो ये तमाम सारी चीजें हैं और साथ साथ कानून व्यवस्था भी बेहतर नहीं थी। तो सभी चीजों को समायोजित कर बेहतर कार्य योजना तैयार करके, नीतियों का सरलीकरण करके और खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर जो यहाँ पर काम किया गया, चाहे अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को एक जगह टारगेट नहीं किया गया कि सिर्फ पश्चिमी यूपी है, पश्चिमी यूपी के साथ बुंदेलखंड है, डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड बनाए गए हैं, लखनऊ से लेकर कानपुर, झांसी, तो इन सब जगहों पर जब इंडस्ट्री लगाने के लिए काम किया गया तो वहां तक पहुंचने के लिए काम किया गया, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गंगा एक्सप्रेसवे हो, इन सब चीजों को पर काम किया गया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनाया गया जिससे पूर्वांचल बेहतर हो रहा है। और इसका खास तौर पर अगर हम देखें तो जो विजन देखा गया था बीजेपी सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी ने जो विजन देखा अब वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है और इसके लिए कई सारे बड़े कदम भी उठाए गए, जिसका अब अगर एक तरह से हम देखें तो ये अवार्ड भी उसी की वजह से मिल रहा है उत्तर प्रदेश को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का सीधा कर लेते हैं रुख न्यूज मंच में, जहां चुनाव आयोग ने देश भर में अब मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण का ऐलान कर दिया है। आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख, इनको छोड़कर देश के जो सभी हिस्से हैं वहां पर यह प्रक्रिया अब लागू हो जाएगी। आयोग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जनगणना के दूसरे चरण और मौसम संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा। SIR के तहत बूथ लेवल के जो ऑफिसर है यानी BLO वो घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और इस दौरान नए वोटर्स भी जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही जो वोटर्स जिनकी डेथ हो चुकी है यानी कि जो मृत है या जो घर छोड़ चुके हैं, दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, उन मतदाताओं के नाम हटाने और साथ ही जानकारी अपडेट करने का काम किया जाएगा। और इसका अब एक तरह से हम देखें तो SIR का जो ये तीसरा चरण है वो अब शुरू होगा और तीसरे चरण में आपको बता दें कि 3.94 लाख BLO और 3.42 लाख BLA करीब 36.73 करोड़ मतदाताओं तक पहुंचेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। ऋषि, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस महत्वपूर्ण खबर को लेकर? देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग इन दिनों पूरे देश में हम जानते हैं कि 2 चरणों में SIR किया जा चुका है। पहले चरण में हमने देखा था कि बिहार में, सिर्फ बिहार में SIR की प्रक्रिया को पूरा किया गया था और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पर चुनाव संपन्न हुए और आयोग के पास जो पर्याप्त आंकड़े मिले, जिसे कहते हैं कि विशुद्ध जो मतदाता सूची है वो तैयार की गई थी। और उसके बाद दूसरे चरण में जिस तरीके से आयोग ने जो SIR की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में चुनाव भी हो चुके हैं और बाकी के ऐसे इलाकों में जहां पर चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी SIR की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश भी उसमें बड़ा राज्य है जहां पर SIR की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब ऐसे में जो बचा हुआ इलाका था, ख़ासतौर से ऐसा इलाका जो जैसे कि आपने लद्दाख और उसका जिक्र किया, कुछ इलाकों को समय के अनुसार वहाँ पर भी उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन बाकी के 16 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जो SIR की प्रक्रिया का जो तीसरा चरण है उसके माध्यम से अब SIR की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। निश्चित तौर से जिस तरीके से SIR की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का जो पूरा का पूरा जो समय निर्धारित किया है, उसमें आयोग ने अपने पुराने अनुभवों को इसमें साझा किया है और इसमें इस बात को भी ख्याल रखा गया है कि जो वास्तविक परिस्थितियों के हिसाब से जो चुनौतियां आती हैं उसके हिसाब से, हालांकि हमने देखा था कि बिहार में एक तय सीमा के अंदर ही SIR की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया था, लेकिन दूसरे चरण में हमने देखा कि SIR में कई बार जो तारीखें हैं वो बढ़ाई गई। ये फ्लेक्सिबिलिटी आयोग ने दूसरे जो SIR की प्रक्रिया है उसमें रखी। अब तीसरे चरण में जिस तरीके से बाकी की जगहों पर SIR की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है, तो ऐसे में
आयोग के पास पर्याप्त अनुभव है और जिस तरीके से SIR को संपन्न कराया गया है सफलतापूर्वक और लोग इससे खुश हैं कि उनके जो नाम हैं वो सूची में आए हैं और जो नाम कटे हैं उनका पर्याप्त रीज़न है वो चुनाव आयोग ने बताया है। और इसमें ख़ास तौर से जो मृत हैं या जो स्थानांतरित हैं या जिन लोगों ने अपना कोई भी जो प्रमाण पत्र है या उन्होंने क्लेम ही नहीं किया है कि वो SIR की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं, उस तरीके के लोग इस सूची से हटे भी हैं, मतदाता सूची से। हम जानते हैं कि संविधान में चुनाव आयोग के पास 2 अधिकार बहुत ताकत के साथ दिए गए हैं। एक तो मतदाता सूची को बनाना, दूसरा चुनाव कराना। और चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची का शुद्ध होना बेहद जरूरी है। उसी प्रक्रिया के तहत अब ये तीसरे चरण को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी एक और महत्वपूर्ण खबर का। सफर जो कभी सुविधा का प्रतीक माना जाता था, अब कई बार डर और असुरक्षा का कारण भी बन जाता है। कैब में बैठते वक्त परिवार की चिंताएं, रात में बस यात्रा के दौरान मन में एक डर और हादसे या फिर अपराध के बाद उठते वही पुराने सवाल। आखिर यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और अब इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है और साफ संदेश दिया है कि अगर वाहन सड़क पर दौड़ेंगे तो सुरक्षा के नियमों से समझौता बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जी हां, अब हर सार्वजनिक वाहन में VLTD यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा ताकि खतरे की स्थिति में मदद सिर्फ एक बटन की दूरी पर ही हो। यानी अब टेक्नोलॉजी आपकी निगरानी करेगी और यात्रियों की सुरक्षा बनेगी सबसे बड़ी प्राथमिकता। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं कैब बस में पैनिक बटन अनिवार्य। तो जी हां, अब अगर आप बस में या कैब में सफर कर रहे हैं तो वहां पर पैनिक बटन अब अनिवार्य कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह सख्त आदेश दिया गया है। सीधे तौर पर VLTD और पैनिक बटन लगाना अब कंपलसरी होगा। VLTD यानी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, जिससे कि सिर्फ एक क्लिक में यह पता लग सके कि आखिर वो वाहन कब किस जगह पर और कितनी स्पीड में दौड़ रहा है। ये जानकारी लगाने के लिए VLTD के बाद ही आपको अपने वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र मिलेगा और ये खासतौर पर अगर हम देखें तो जो कमर्शियल वाहन है उनके लिए ये कंपलसरी किया गया है। परमिट जारी करने से पहले पोर्टल पर आपको सत्यापन करना होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के लिए, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है, जो सख्त आदेश दिया गया है कि अब सफर जो है वो सिर्फ दूरी तय करने का काम नहीं होगा बल्कि सुरक्षा की गारंटी के साथ ही सफर होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर ये बड़ा कवच इस समय तैयार कर दिया। यानी वाहन कहां है, किस रूट पर है और किस स्पीड से चल रहा है, अब हर जानकारी सिस्टम की नजर में होगी। विकास, बिल्कुल, देखिए नियम पहले से ही है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह हैरानी की बात है कि इसको पालन करने वालों का जो आंकड़ा है देश भर में वो 10% से भी नीचे है, कहीं कहीं ये 1% है कुछ राज्यों में। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि सभी केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों को ये सुनिश्चित करना होगा कि इस नियम का सख्ती से पालन किया जाए। कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट और जो परमिट आप देते हैं खासतौर से टैक्सीज और ऑटोज को, वो ना दिया जाए। सबसे पहले ये मांगा जाए कि आपके पास ये दोनों डिवाइसेस हैं या नहीं है, ये सुनिश्चित हो। पुरानी गाड़ियों में ये जिनमें फीचर्स नहीं है उनमें बदलाव किए जाएं और इसको मैंडेटरी किया जाए। ये डायरेक्शन साफ साफ कोर्ट की तरफ से दी गई है। और इसके अलावा ये भी सुझाव केंद्र को दिया गया है कि अब जो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो आते ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हैं, जैसे टैक्सीज हो गई, CNG टैक्सी हो गई, ऑटो हो गए, तो क्या इसमें इनबिल्ट GPS ट्रैकर और पैनिक बटन हो? इस विकल्प पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र विचार करे। और कोर्ट ने कहा है कि अगले आने वाले दिनों में जब भी कोर्ट सुनवाई करेगा वेकेशन के बाद जुलाई में, तब वो कंप्लायंस रिपोर्ट लेगा सभी राज्यों से, सभी यूटी से, और केंद्र से भी ये कहा है कि आप ये कंप्लायंस रिपोर्ट दीजिए कि क्या क्या किया जा रहा है इस निर्देश को सुनिश्चित करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंचम मुझे हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी मुलाकात आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।